आज की सेशन में हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता का एमसीक्यू का सेट नंबर 3 मैंने अपलोड कर दिया था। इस सेट में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। देख लेते हैं हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए हमारा जो पहला नंबर क्वेश्चन है, तो हमारा पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 61 नंबर क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है ऋग्वेद के किन 6 मंडल को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, किस मंडल को वंश मंडल या फिर गोत्र मंडल कहा जाता है आपको बताना है। ट्राई कर सकते हैं आप, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने का आंसर देने का कोशिश कीजिए। तो ये रहा आपका ऑप्शन, पहला दूसरा से 7वां मंडल, पहला से 6ठा मंडल, तीसरा से 8वां मंडल तक, या फिर आगे बढ़ते हैं। आगे का ऑप्शन भी देख लीजिए, यहाँ पे आगे है चौथे मंडल से 9वें मंडल तक को कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोला है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पे वो होना चाहिए आपका दूसरे से 7वें मंडल तक। ठीक है, आई होप आप सभी ने आंसर जो है वो करेक्ट यहाँ पर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, ठीक है, मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, ठीक है, का वर्णन है आपको बताना है। यूपी पीएससी 2004, ठीक है, झारखंड पीएससी 2010 का ये क्वेश्चन है। तो ये रहा ऑप्शन आपका, देखिए ऑप्शंस ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर लास्ट का ऑप्शन भी देख लीजिए। यहाँ पे लास्ट का ऑप्शन है देखिए अथर्ववेद। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, आप में से बहुत कोई इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका अथर्ववेद में। ठीक है, अथर्ववेद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, आर्य शब्द इंगित करता है। ठीक है, जो आर्य शब्द है वो किसको इंगित करता है आपको बताना है। ये जो आर्य शब्द आपको दिख रहा है, ठीक है, ये शब्द किसको इंगित करता है। यूपीपीएससी 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए नृजाति समूह को, यायावरी जन को, ठीक है, आगे का ऑप्शन को भी देख लीजिए भाषा समूह को, ठीक है, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए आपका श्रेष्ठ वंश को, क्योंकि जो आपका आर्य थे उन्हें श्रेष्ठ वंश के रूप में ही जाना जाता था। ठीक है, चलिए टिक कर लेते हैं, बिल्कुल ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है आपको बताना है। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन 7, 8, 9 या फिर 10। ठीक है, ये रहा नीचे आपका ऑप्शन 10। तो इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को पता ही होगा, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे 10। ठीक है, कितने मंडल है, टोटल 10 मंडल ही है, किसमें, ऋग्वेद में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य कहाँ से आए थे आपको बताना है, यूरोप से, मध्य एशिया से, ठीक है, या फिर आगे ऑप्शंस को भी देख लीजिए। ये पहला है यूरोप से, दूसरा मध्य एशिया से, तीसरा पूर्वी एशिया से, या फिर लास्ट ऑप्शन है अन्य क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर, ये भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए आपका मध्य एशिया से आर्य भारत में संभवतः आए थे। ठीक है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर लास्ट का ऑप्शन भी देखते हैं। ये रहा लास्ट ऑप्शन आपका अथर्ववेद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका होना चाहिए, बताइए क्या होगा। तो राइट आंसर जो आपको क्या होगा यहाँ पे, यजुर्वेद। ठीक है, आपका जो राइट आंसर होगा क्या होना चाहिए, यजुर्वेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। सभा और समिति बता रहा है कि जो था वो क्या, प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख, ऐसा उल्लेख, ठीक है, कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी किस वेद में मिलता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये रहा ऑप्शन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या फिर लास्ट का ऑप्शन को भी देख लीजिए थोड़ा। तो लास्ट का ऑप्शन है अथर्ववेद।
तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में ही क्या हुआ, अथर्ववेद में ही आपका सभा और समिति सभा और समिति जो थी वो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, ऐसा उल्लेख मिलता है। चलिए टिक करके देख लेते हैं राइट आंसर है या नहीं। तो ये रहा हमारा अथर्ववेद, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी। ऋग्वेद की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, ठीक है, ये रहा ऑप्शन। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। प्राचीनतम संस्था आपको बताना है, सभा, समिति, विदत या फिर आगे बढ़ते हैं या फिर परिष्ठ। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए विदत, ठीक है, विदत जो होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल जो विदत है वो ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ब्रह्म ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, ठीक है। आपको क्या बोला है, जो ब्रह्म ग्रंथ है, ठीक है, उसमें सर्वाधिक प्राचीन आपको बताना है। तो ऐत्रेय ब्रह्म, शतपथ ब्रह्म, गोपथ ब्रह्म या फिर आगे बढ़ते हैं लास्ट ऑप्शन या पंचविश ब्रह्म। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका शतपथ ब्रह्म जो है वही क्या है, ब्रह्म जो है वही आपका राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल। तो जो ब्रह्म ग्रंथों में सबसे प्राचीन शतपथ जो ब्रह्म ग्रंथ है वही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, ठीक है। ये गोत्र व्यवस्था काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो ये रहा आपका ऑप्शंस, ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, आगे का 2 ऑप्शन को देखिए, या फिर आपका क्या महाकाव्य काल में, ठीक है, या फिर ये रहा महाकाव्य काल या फिर सूत्र काल में। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो उत्तर वैदिक काल में ही, जब से ये उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है तो उसी समय में क्या गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी शुरू होता है। चलिए टिक करके देखते हैं, बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको समझना पड़ेगा, वो क्या है, तो जो अनुलोम विवाह होता है ना आपका, जब उच्च वर्ण का जो पुरुष है वो अगर निम्न वर्ण का नारी के साथ अगर विवाह करे तो ऐसे विवाह को बोलते हैं अनुलोम विवाह, ठीक। इसका उल्टा भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, वो क्या कि हाँ आपका उच्च जो वर्ण का नारी है वो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ शादी कर सकता है, तो ऐसे विवाह को क्या बोलेंगे, तो ऐसे विवाह को फिर बोलेंगे प्रतिलोम, ठीक है, विवाह, ठीक है। तो अनुलोम विवाह मतलब क्या, उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण के नारी के साथ शादी करे, विवाह करे, और प्रतिलोम विवाह मतलब क्या, ठीक इसका उल्टा हो, मतलब जहाँ पे आपका उच्च वर्ण का जो नारी है वो निम्न वर्ण के पुरुष के साथ क्या करे, विवाह करे, ठीक है। चलिए इसका आंसर देते हैं। तो देखिए अभी भी मैंने आपको बताया इसका आंसर क्या होगा, आपसे क्या पूछा है कि अनुलोम विवाह है ना, आपसे अनुलोम विवाह पूछा है, तो ये रहा उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण के नारी के साथ विवाह होना। चलिए टिक करके देखते हैं, तो बिल्कुल ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला जो क्वेश्चन है प्रतिलोम विवाह से संबंधित है, इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। क्या पूछा है कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है, तो मैंने आपको बताया कब माना जाएगा, जब उच्च वर्ण का नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ क्या करे, विवाह करे। तो ये रहा, जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ क्या करे, विवाह करता है, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करके देखते हैं, तो बिल्कुल ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, वैदिक युग में यव कहा जाता है, ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। यव किसे कहा जाता है आपको बताना है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है लेकिन उतना ज़्यादा आसान भी। किसको बोलेंगे, जौ को बोलेंगे, ठीक है, जौ को। चलिए टिक करके देखते हैं, तो बिल्कुल ये आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो जिस तरह से जौ के लिए आपका शब्द आया था उस तरह से वैदिक काल में, ठीक है, गेहूं के लिए भी एक शब्द है, ठीक है, जिसको हम लोग गेहूं के लिए भी एक शब्द है, लेकिन यहाँ पर जो होगा आपका, ठीक है, ब्रीहि शब्द उसके लिए होगा आपका चावल, ठीक है। ब्रीहि शब्द किसके लिए आया है, चावल के लिए आया है यहाँ पे, ठीक है। गेहूं के लिए भी होगा। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए गेहूं को वैदिक युग में किस नाम से जाना जाता था, कौन सा शब्द वो लोग यूज करते थे, आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर फिलहाल देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर
क्या हो जाएगा आपका चावल, चावल को ये लोग क्या बोलते थे, ब्रीही, ठीक है। तो चलिए टिक करके देखते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका क्या है, राइट आंसर होगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ क्या है आपको बताना है। अथर्व का अर्थ क्या होता है बताना है। तो देखिए अथर्व में होता क्या था, जादू टोना वगैरह होता था, ठीक है। तो जादू किस तरह का जादू, पवित्र जादू। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए, जो आपका अथर्व का अर्थ क्या होगा, अथर्व का अर्थ ही होगा आपका पवित्र जादू, ठीक है। चलिए टिक करके देखते हैं, बिल्कुल आपका ये करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आगे का देखिए क्या है, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या दिया है, शिक्षा, ठीक है। सूची 1 में शिक्षा, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद। सूची 2 में क्या दिया है, ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, उसके बाद शब्द उत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र या फिर छंद शास्त्र। देखिए यहाँ एक तो आप ऐसे ही मैच कर लेंगे आसानी से, वो क्या, देखिए छंद के साथ आप क्या मैच करेंगे, यानी डी का बोलेंगे छंद शास्त्र, यानी कि डी का 4, ठीक है। देखिए ध्वनि जो है, ध्वनि किससे संबंधित है, शिक्षा में हम लोग बोल कर उसमें बोल कर पढ़ा जाता था वेद वगैरह को। तो शिक्षा में आप याद रख सकते हैं, मतलब आप जस्ट उसको बेस मान के इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। शिक्षा के साथ किसको ऐड करेंगे हम लोग, ध्वनि शास्त्र को, मतलब ए का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। ए का क्या हो जाएगा 1। तो इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, खुद से इसको मैच कर सकते हैं बस ऑप्शन के हेल्प से। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा। तो देखिए ए का क्या आया था, हमारा 1 आया था, और डी का क्या आया था 4 आया था। देखिए किस ऑप्शन में, पहला नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो ये बिल्कुल आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। बाकी का जो ऑप्शन है आपको वो भी देखनी चाहिए, ठीक है। लेकिन देखिए बाकी का ऑप्शन में बिल्कुल ऐसा नहीं था, ए का 1 डी का 4 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने क्या किया, पहला ऑप्शन को यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। ये काफ़ी टाइम बचाएंगे आपको एग्जाम टाइम में, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है इस ढंग के क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करने में। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टध्यायी के रचनाकार कौन है। बहुत ही ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है, पाणिनि होना चाहिए, ठीक है। तो अष्टध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। देखते हैं किस ऑप्शन में आपका है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी में आपको राइट आंसर दिख देगा, पाणिनि, ठीक है। पाणिनि जो थे वो अष्टध्यायी के रचनाकार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी सा क्वेश्चन है, बताइए प्राचीनतम, ठीक है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है, ये रहा आपका मनुस्मृति पहला ऑप्शन। दूसरा आपका क्या है, याज्ञवल्क्य की स्मृति, या फिर आगे का ऑप्शन देखते हैं। आगे का ऑप्शन देखिए क्या है, नारद स्मृति या फिर पराशर स्मृति। तो मनुस्मृति, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था यहाँ पे, बिल्कुल मनुस्मृति क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, ये भी बहुत सा इजी सा, रामायण। आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, रामायण। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, रामायण, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा पुराना काव्य है हमारा, काव्य मत बोलिए इसे, महाकाव्य बोलिए, ठीक है, वही सही रहेगा। तो रामायण आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण, ठीक है। प्राचीनतम पुराण कौन सा है, ये रहा मत्स्य पुराण, भगवत पुराण, विष्णु पुराण। लास्ट का ऑप्शन को भी देख लीजिए थोड़ा, तो यह है वायु पुराण, ठीक है। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका होना चाहिए मत्स्य पुराण, ठीक है। मत्स्य पुराण को हम लोग क्या मानते हैं, सबसे ज़्यादा प्राचीनतम पुराण माना जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो देखिए मैंने आपको सेट 1 या फिर 2 में, ठीक है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ऐसा जहाँ पे आपसे पूछेगा बताइए वैदिक काल में कौन सी नदी जो है सबसे बार उल्लेखित है, सबसे ज़्यादा बार उसका नाम आया है। एक तो ऐसा जो कि ये रहा, ये क्वेश्चन में ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी अगर बात करेंगे तो सिंधु नदी को टिक करेंगे, लेकिन सबसे पवित्र नदी का बात करें तो किसको, सरस्वती नदी को ही टिक आपको यहाँ पे करना है। चलिए देख लेते हैं, तो यह सरस्वती नदी बिल्कुल आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा जो मैंने आपको बताया अभी। अगला क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी, मतलब जो उन लोगों का समाज था वो कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, बेस क्या था आपको बताना है। तो ये रहा आपका ऑप्शन, समझ लीजिए आधारभूत आपसे पूछा है, इकाई पूछा है, आधारभूत इकाई पूछा है। पहला ऑप्शन है कुल या कुटुंब, ग्राम, विश्व
या फिर आगे का ऑप्शन को भी देखिए, आगे का ऑप्शन है आपका या फिर जन। तो देखिए वो लोग जो थे, जो वैदिक काल के समाज था, उसमें वो लोग कुल को ही अपना आधार इकाई मानते थे, अपने समाज का आधार इकाई को मानते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुल या फिर कुटुंब। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति, देखिए जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रचलित ये देवता थे, किस काल में, ऋग वैदिक काल में। तो बताइए क्या होगा, काफ़ी कोई इसका आंसर ऑलरेडी कर चुके होंगे। इंद्र, पहला ऑप्शन आपका अग्नि, दूसरा ऑप्शन आपका दिख रहा होगा, देखिए क्या है, ये रहा वरुण या फिर सूर्य। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका होना चाहिए इंद्र। इंद्र ही जो थे वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर आपका ऋग वैदिक काल के देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर इंद्र। ठीक है, इंद्र होगा आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या उल्लंघनीय कहा गया है। ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ठीक है, या फिर लास्ट ऑप्शन देखिए, या फिर अथर्ववेद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर होना चाहिए, देखिए क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन बोला था कि किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या फिर उल्लंघनीय कहा गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अथर्ववेद। ठीक है, देखते किस ऑप्शन में है, ये रहा अथर्ववेद, लास्ट ऑप्शन में था। बिल्कुल, यह क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद इस क्वेश्चन के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। तो देखिए क्या है, मैत्रायणी संहिता, ठीक है, जावाल उपनिषद, शतपथ ब्रह्म, या फिर ठीक है लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पे क्या है, छंदोग्यमय उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, मैं यहाँ पर बता देता हूँ, आप भी चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए मैत्रायणी संहिता। बिल्कुल, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, प्रजापति, इंद्र, विष्णु, या फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर रुद्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए बताइए पॉज करके कौन सा राइट आंसर होगा। यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है, ये होना चाहिए आपका प्रजापति। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, इंद्र, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं उस टाइम के देवताओं में, लेकिन आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए, प्रजापति ही होना चाहिए। चलिए टिक करके देखते हैं। तो बिल्कुल ये आपका क्या है, राइट आंसर है, और काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन भी था, काफ़ी स्टूडेंट्स में रॉन्ग कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे है सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, मैच करना है। सूची 1 में देखिए क्या है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, उसके बाद आपका अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए सूची 2 में पहले दिया क्या है वो देख लीजिए पहले आप यहाँ पे। तो ये दिया हुआ है कौन सा जो है यज्ञ किसके साथ संबंधित है। ठीक है, तो ये संबंधित आपका ये दिया है, कौन सा यज्ञ किससे संबंधित है वो दिया गया है। ठीक है, इसको मैच करना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको मैच करके दिखाता हूँ, आप बाद में कमेंट में जो ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताइएगा। ठीक है, देखिए जो पता है सबसे पहले आप उसको मैच कीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ का अगर बात करें तो अश्वमेध यज्ञ जो था ना वो जो यज्ञ होता था वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु बेसिकली किया जाता था। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें ये वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, तो ये होता है आपका शौर्य प्रदर्शन, ठीक है, प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ।
ठीक है, ये दूसरे के साथ ये मैच हो जाएगा। उसके बाद जो राजसूय योग था ना, वो होता था आपका राजा के सिंहासनारोहण के संबंध में। तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू आपका आंसर है, एक दूसरे के साथ कंटिन्यू मैच है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको आसानी से आप टिक कर सकते हैं। फिर भी चलिए आप बताइए कमेंट में, मैं आप ही के लिए छोड़ता हूँ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी 88 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कर दें आपको। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ऋग्वेद में उल्लेखित नाम, ठीक है, और यहाँ पे दिया है आधुनिक नाम। ठीक है, तो देखिए क्या है, परुष्णी पहला, ठीक है, उसके बाद शतुद्री, अस्किनी, विपाशा, ठीक है, और आधुनिक नाम क्या है, देखिए रावी, सतलज, ठीक है, आगे का भी देख लीजिए, थोड़ा आगे है आपका चिनाब, ठीक है, और व्यास। तो चलिए इसको मैच करके दिखाता हूँ। तो देखिए एक एक करके मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पे, आप ही इसका आंसर बताइएगा। देखिए परुष्णी जो है आपका, जो परुष्णी नदी था, ठीक है, उसको क्या बोला जाता था, रावी। ठीक है, आधुनिक नाम अभी रावी बोला जाता है, पहले परुष्णी बोला जाता था। उससे पहले जो आपका ये था शतुद्री था, इसको सतलज अभी बोला जाता है। उसके बाद आगे देखिए सी नंबर जो आपका नदी है, जो अस्किनी है, ठीक है, जो आपका अस्किनी है, ठीक है, इसको बोला जाता है अभी चिनाब, और लास्ट का जो विपाशा है डी, तो होगा व्यास। ठीक है, बस देखिए कंटिन्यू यहाँ पर भी मैच किया हुआ है, जो भी आपका राइट आंसर हो टिक कीजिए और आगे बढ़िए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो देखिए 1 नंबर ऑप्शन में दिख जाएगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, बस इसको टिक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है। तो ये लगभग सभी को पता ही होगा, हर घर में चलता ही है। ठीक है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो संस्कारों की कुल संख्या आपको होना चाहिए 16। ठीक है, किस ऑप्शन में, ये रहा राइट आंसर हो जाएगा 16, आपका संस्कारों की कुल संख्या 16 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 में आपका दिया हुआ है विवाह का प्रकार, और वो प्रकार किससे संबंधित है, ये नीचे सूची 2 में दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये रहा आपका ऑप्शन, नीचे ऑप्शन आपको दिखेगा, ये रहा ऑप्शन आपको। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर मैच करके दिखाता हूँ। तो देखिए ब्रह्म विवाह आपका होना चाहिए समान वर्ण या जाति का विवाह। ठीक है, जो आपका ब्रह्म विवाह है उसको बोलते हैं समान वर्ण या जाति का विवाह। दैव विवाह, जब पुरोहित का परिश्रमिक में मिला कन्या के साथ विवाह। ठीक है, उसके बाद जो आपका आर्ट्स विवाह होता है वो होता है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय या बैल चुरा कर किया गया विवाह, और प्रजापत्य विवाह जो होगा वो बिना दहेज का विवाह को बोलेंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू मैच किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में कंटिन्यू है, तो ये रहा ऑप्शन ए में आपका कंटिन्यू है, बिल्कुल आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 91 नंबर क्वेश्चन होगा हमारा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो ऊपर देखिए आपका यहाँ पर भी आपका विवाह का प्रकार ही है 90 नंबर क्वेश्चन की तरह। ठीक है, और उस विवाह में किस ढंग से विवाह किया गया है वो सूची नंबर 2 में आपको मिल जाएगा। तो सूची नंबर 1 में देखिए गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, ये उसके बाद है पैशाच विवाह। तो चलिए मैं यहाँ पर मैच कर देता हूँ आपका। तो देखिए जो गंधर्व विवाह होता है ना, गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह भी बोला जाता है। असुर विवाह को बोलेंगे हम लोग कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह जो होता है पराजित कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ, अच्छा पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। और जो पैशाच विवाह होता है वो होगा आपका लास्ट नंबर, सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप, ठीक है, या फिर मानसिक रूप से अवस्था कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह। ठीक है, तो कंटिन्यू यहाँ पर मैच किया हुआ ही है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में 1 2 3 कंटिन्यू मैच किया हुआ है। तो ये ऑप्शन एक ही में आपको दिख रहा होगा, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 92 नंबर क्वेश्चन, 3 ऋण में शामिल नहीं है। ठीक है, 3 तरह का आपका ऋण के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, 3 ऋण होगा, उसमें से कौन सा शामिल आपका नहीं है। ठीक है, बेसिकली 3 तरह का ऋण होता है, उसमें कौन सा ऋण शामिल नहीं है आपको बताना है। ये रहा ऑप्शन, देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, आगे लास्ट ऑप्शन को भी देख लीजिए आप, या फिर मातृ ऋण। तो देखिए जो मातृ ऋण होता है ना, उसको हम लोग एज अ ऋण काउंट नहीं करते, 3 ही ऋण होता है। ठीक है, आपका 3 ही ऋण हो सकता है,
देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, लेकिन मातृ ऋण नहीं हो सकता, यानी कि लास्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मातृ ऋण आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृत भांड, ठीक है, संस्कृति है, तो किस तरह का संस्कृति आपको बताना है। तो ये आपका ऑप्शन आपसे पूछा क्या, पहले देख लीजिए इसको। संबंधित मृत भांड संस्कृति कौन सा है वो आपको बताना है। तो ये देखिए, गिरुवर्णीय मृत भांड पहला नंबर ऑप्शन, चित्रित घुसर मृत भांड, ठीक है, आगे ए और बी दोनों, या फिर लास्ट ऑप्शन को भी देखिए, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होता है OCP, जिसको बोलते हैं गिरुवर्णीय मृत भांड। ठीक है, चलिए टिक करके देखते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए आपका ये गिरुवर्णीय मृत भांड आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये होगा वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संबंधित है। ठीक है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृत भांड संस्कृति संबंधित है। देखिए यहाँ पर उत्तर वैदिक पूछा आपसे, ठीक है, उत्तर वैदिक पूछा, ध्यान दीजिएगा आप, ये आपका उत्तर वैदिक पूछा है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन गिरुवर्णीय मृत भांड, चित्रित घुसर मृत भांड, या फिर ए और बी दोनों, या फिर आगे का ऑप्शन को देखिए, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाना चाहिए आपका चित्रित घुसर मृत भांड। ठीक है, चित्रित घुसर क्या होगा मृत भांड, यानी PGW आपका राइट आंसर होना यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, हरियाणा प्रांत में चित्रित घुसर मृत भांड यानी PGW स्थल जो है किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है, आपको बताना है। मतलब पता चला है कि हरियाणा के किस प्रांत में ये पता चला है कि जो उस समय वहाँ पे आपका चित्रित घुसर मृत भांड यानी PGW यूज होता था। ठीक है, ये रहा ऑप्शन आपका आलमगीरपुर, या फिर भगवानपुर, हस्तिनापुर, आगे का ऑप्शन को भी देखिए यहाँ पे, आगे कुरुक्षेत्र। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आपका भगवानपुर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बिल्कुल भगवानपुर ही हरियाणा का ऐसा प्रांत है जहाँ पे PGW के साक्ष्य आपको मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने वाले विवाह सूक्त किसमें पाए जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, विवाह संस्कार वगैरह के बारे में किसमें बताया गया है। तो देखिए विवाह संस्कार के बारे में हमेशा ऋग्वेद में बताया गया है। ठीक है, तो जब भी विवाह सूक्त के बारे में बात करें तो आप कौन सा टिक करेंगे, आप टिक करेंगे यहाँ पे ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए टिक करके देखते हैं इसको। बिल्कुल ऋग्वेद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अधन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो वध योग्य नहीं लगभग पता ही होगा आपको, क्या होना चाहिए यहाँ पे राइट आंसर, गाय होना चाहिए। बिल्कुल गाय पे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है आपको, यह संग्रहित, ठीक है, संग्रहित्री है। ठीक है, उसके बाद भागवत, उसके बाद है अक्षता या छत्री, या फिर अक्षवा। तो देखिए यहाँ पे नीचे दिया किस, ये जो सूची 1 में आपका दिया गया है ना, ये आपका एक पर्टिकुलर काम करने वाले इंसान को जो वैदिक काल में बोला जाता है वो है, और वो किस ढंग का काम करता है वो सूची 2 में दिया गया है। देखिए आप ए नंबर को आसानी से मैच कर सकते हैं। यहाँ पे संग्रहित्री है ना, संग्रह करना यानी कोषाध्यक्ष बोलेंगे, संग्रह संबंधित कोषाध्यक्ष बोलेंगे। उसके बाद देखिए भागदूत, इसको बोलेंगे कर संग्रह करता। ठीक है, उसके बाद जो छत्री है ना, छत्री बोलते हैं जो जो राजप्रसाद होता था उसका रक्षक, जो आपका महल वगैरह का रक्षा करता था उसको बोलते थे। यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे सी का हो जाएगा 4, और बचा क्या आपका डी, तो डी का हो जाएगा 3। तो ए का 1, बी का 2, ठीक है, और सी का 4, डी का 3। देखिए किस ऑप्शन में है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। तो ये रहा, देखिए ए का 1 ऑप्शन नंबर 1 में ही देख लीजिए आप, क्या है ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ये बिल्कुल आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए टिक करके देखते हैं। तो बिल्कुल ये आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए 99 नंबर क्वेश्चन, रीत, ठीक है, यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस
दैविक देवता को ऋतस्य गोप, क्या ऋतस्य गोप कहा गया है आपको बताना है। मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूँ। ऋत यानी कि प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस देवता को ऋतस्य गोप कहा गया है आपको बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये रहा आपका ऑप्शन इंद्र, वरुण, सूर्य या फिर आगे के लास्ट ऑप्शन को देखिए विष्णु। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपका क्या, वरुण। जो वरुण देवता है उन्हीं को क्या बोला जाता है, ऋतस्य गोप, ऋतस्य गोप। तो ये रहा वरुण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था। ठीक है, जल या समुद्र का देवता किसे हम लोग वरुण को मानते हैं, वरुण देव को मानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका वरुण यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर देता हूँ, बिल्कुल वरुण क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन आपका, 3 कदमों यानी पगों में, ठीक है पगों मतलब पैरों से, ठीक है तीनों लोग को माप लेने के कारण उपक्रम कहा गया है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जाना पहचाना क्वेश्चन है। 3 पगों से कौन से देवता कहा जाता है कि उन्होंने पूरे विश्व को माप लिया है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, विष्णु। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा डी नंबर आपका ऑप्शन है विष्णु। तो ये होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, इन्हीं देवता को कहा जाता है कि 3 पगों में इन्होंने पूरे संसार को माप लिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। ठीक है, पहला देखिए सूची 1 में क्या दिया हुआ है, पुष्ण, रुद्र, ठीक है देवस या फिर धौ या फिर अदिति। तो ये है आपका भगवान और वो किस चीज़ के देवता हैं आपको बताना है। ये ऊपर ये सब क्या आपका देवता और किससे संबंधित है ये नीचे दिया हो गया है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सूची 2 को भी सही ढंग से दिखाता हूँ आपको। ये रहा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ये रहा सूची 1 का देवता और सूची 2 में किससे संबंधित है वो। आगे ये रहा आपका ऑप्शंस और आपको ही इसका आंसर भी बताना है। ठीक है, चलिए आप इसको वीडियो को पॉज करके बताइए आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर मैच करके बताता हूँ कैसे होगा। ठीक है, आई होप आप सभी ने इसका आंसर दिया होगा। देखिए तो ये जो पुष्ण है, ठीक है ये जो आपका पुष्ण है, ठीक है पुष्ण यानी पशुओं का देवता। रुद्र जो होगा वो होगा अनैतिक आचरण से संबंधित देवता। उसमें धय जो है, ठीक है वो होगा आपका आकाश का देवता। और अदिति तो आपको पता ही है, अदिति किसको बोलते हैं, अदिति जो देवताओं की माता होती है, ठीक है उसे ही अदिति कहा जाता है। अदिति का अर्थ ही होता है देवताओं की माता। ठीक है, तो राइट आंसर देखिए क्या होगा, कंटिन्यू है आपका। तो 1 2 3 करके कंटिन्यू मैच किया होना चाहिए। तो ये देखिए ए का 1 बी का 2 सी का 3 कंटिन्यू आपका क्या क्या है इसमें मैच किया हुआ है। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल ये क्या होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, कानून से। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं बस 2 ही ऑप्शन को लेके, या तो कानून से या फिर समाज व्यवस्था से। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। चलिए मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ जी। ये जो मनुस्मृति है ये संबंधित है आपका समाज व्यवस्था से। ठीक है, चलिए टिक करके देखते हैं। तो बिल्कुल समाज व्यवस्था क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ठीक है, तो गायत्री मंत्र की रचना जो किया था वो कौन है, वो विश्वामित्र ने किए थे। ठीक है, चलिए मैं टिक कर देता हूँ, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अवस्था और ठीक है ऋग्वेद में समानता है क्या है। देखिए बहुत ही आसानी से आप आंसर दे सकते हैं इसका। देखिए अवस्था और ऋग्वेद में समानता है, तो अवस्था आप बताइए किस धर्म से संबंधित है और वो धर्म कहाँ पे होता है। तो बेसिकली ईरान, ठीक है ना, अवस्था जो है ईरान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईरान। चलिए टिक करके देखते हैं इसको। बिल्कुल ईरान क्या होगा आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है। ठीक है, मतलब उनकी विशेषता जो आपका ऋग्वैदिक जो आर्य थे, ठीक है उनका कौन सा विशेषता निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया जो ऑप्शन है उसमें नहीं है, आपको टिक करना है। पहला ये
अश्वों, रथों और कांसे के उपयोग से परिचित थे, ये लोहे के उपयोग से परिचित थे। बस लोहा तो था नहीं, लोहा तो था नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा ऑप्शन देखने का जरूरत भी यहाँ पे नहीं पड़ेगा आपका। बिल्कुल ये क्या होना चाहिए आपका, चलिए टिक कर लेते हैं। बिल्कुल ये क्या होना चाहिए, लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, ये होगा आपको करेक्ट आंसर। सॉरी, परिचित थे, वो तो नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो हाँ यही नहीं है, जबकि यहाँ पर बोला लोहे के उपयोग से परिचित थे, तो ऐसा नहीं है, नहीं थे वो लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोला, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, ठीक है। कौन सा ऐसा नदी है जो कि अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, रिलेशन को दिखाता है ऋग्वेद वैदिक काल के समाज के साथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप ट्राई कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। राइट आंसर होगा ये प्रोशनी, ठीक है। प्रोशनी जो होगा आपका क्या होगा, राइट आंसर नहीं, बिल्कुल प्रोशनी यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपका, कुंभा, क्योंकि कुंभा जो है वही आपका रिलेशन बताता है किसके बीच, ये आपका प्रोशनी, सॉरी गलती से मैं बोल गया, ये होगा नहीं, आपका कुंभा और क्रम होगा, ठीक है। चलिए टिक करके देखते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली राइट आंसर इसका है क्या। तो इसका प्रोशनी होना चाहिए, वैसे सॉरी कुंभा और क्रम ही होना चाहिए, बिल्कुल ये जो होगा आपका कुंभा और क्रम, ये आपका राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखिए, 108 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल क्वेश्चन दिख रहा है। बोल रहा है धर्म तथा रीत, ठीक है, भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपका गिवन है, एक और ये दूसरा, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ, आप ट्राई कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों, ठीक है, सारे तत्वों में से, ठीक है, कौन से कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए थोड़ा सा अटपटा सा सेकंड नंबर स्टेटमेंट आपको दिख रहा होगा, मैं इसको टिक करता हूँ थोड़ा, ठीक है। देखिए सेकंड नंबर जो स्टेटमेंट है वो बोल रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व थे, ठीक है। बस यहाँ तक होना चाहिए स्टेटमेंट। तो अब आपको बताना है कि कौन सा या कौन से कथन सही है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नीचे दिख रहा होगा, केवल एक, दो या फिर एक और दो, दोनों आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर आंसर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, ये दोनों जो स्टेटमेंट आपका दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, पहला और दूसरा, ये दोनों ही राइट है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्व थे, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए वो क्या, दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी एक और दो, दोनों आपका राइट आंसर होगा। तो ये रहा दोनों, बिल्कुल एक और दो, दोनों यहाँ पे क्या होना चाहिए, राइट आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आर्यों के, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, आपको बताना है। पोर्जिटर, ठीक है, उसके बाद AC दास, BG तिलक, या फिर आगे का ऑप्शन को भी देखिए यहाँ पे, लास्ट ऑप्शन, अच्छा जैकोबी। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए आपको होना चाहिए BG तिलक। जो BG तिलक थे उन्हीं ने इस सिद्धांत को दिया कि जो सिद्धांत आपका आर्कटिक होम, बेसिकली आर्कटिक होम सिद्धांत किसने दिया, तो आपका होना चाहिए BG तिलक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन को सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो देखिए सूची 1 में क्या है, ये है कुंभा, परुष्णी, उसके बाद सदारिना, सतुद्री, देखिए ये नदी है, ठीक है। अब उसका आधुनिक नाम, इस ढंग का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। चलिए मैं पूरा दिखा देता हूँ आपको, और आप ही बताइए इसका राइट आंसर कमेंट में। ये रहा, ये ऊपर जो दिया गया है आपका, ये प्राचीन नाम नदी के और ये आधुनिक नाम नदी का। तो
बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये रहा आपका ऑप्शंस, ये ऑप्शन देख लीजिए आप, ठीक है, और बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो बस इस ढंग से हमने क्या किया, पूरा जो वैदिक सभ्यता है, ठीक है, टोटली जितने क्वेश्चन बन सकते थे टोटल 110 क्वेश्चन हमने 3 सेट पे कंप्लीट किया। इसके बाद एक भी क्वेश्चन आपके लिए नहीं यहाँ पे छूटने वाला। ठीक है, बस तीनों पार्ट को आप ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, तो बस चलिए मिलते हैं, अगला टॉपिक को लेकर आएंगे हिस्ट्री से ही। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और एक मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको हर रोज़ इस ढंग का सेट चाहिए जो कि MCQ फॉर्म में होता है हमारा सेट, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और भी ज़्यादा अच्छी ढंग से हो सकती है, इसके लिए आपको चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि हर रोज़ का जो आपका GK का सेट्स है वो आपको मिल सके। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।